हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम वायरसेस के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में डिटेल थोड़ा जानकारी लेंगे, पर ज़्यादा डीपली नहीं जा कर के एक जनरल व्यू लेंगे। कुछ नया नहीं है, वही देखी पड़ी हुई चीज़ें हैं। और इससे होने वाले नुकसान के बारे में तो जितना भी कहेंगे वो कम ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो कोरोना वायरस जो है वो एक फैमिली है वायरसेस की, जिसके अंदर मतलब कोरोना वायरस एक पूरी फैमिली है वायरसेस की, जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं, जैसे कि सार्स और मर्स भी इसी के अंदर हैं। और अभी रिसेंटली जो चल रहा है कोविड-19 डिज़ीज़ या कोरोना वायरस डिज़ीज़, ये वायरस भी कोरोना वायरस पूरी फैमिली के अंदर आने वाला एक वायरस है। तो जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान में निमोनिया के कुछ केसेस मिले थे। तो स्टडीज़ में पता चला कि कोरोना वायरस फैमिली का ही एक वायरस जो है इस डिज़ीज़ को कॉज कर रहा है। उसके बाद 30 जनवरी को WHO ने कंसर्न जाहिर किया और ये डिज़ीज़ अब पैंडेमिक हो चली थी। तो अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इसके देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस डिज़ीज़ के। तो जब इसकी स्ट्रक्चर की बात होती है कोरोना वायरस की, तो नॉर्मल वायरस का ही स्ट्रक्चर है, वही दो चीज़ें हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। तो सबसे पहले वायरस का जो बाहर का इसका आउटर लेयर है, जिसको एनवलप कहते हैं हम, तो ये प्रोटीन की कवरिंग जो एनवलप है वो फैट कंटेनिंग है। और इसके बाहर जो प्रोटीन के स्पाइक्स हैं वो इस तरह से एक ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर, ज़्यादा करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इस तरह की का स्ट्रक्चर है इस वायरस का, कोरोना वायरस का। तो ये इसके प्रोटीन स्पाइक्स हैं और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कोरोना वायरस के केस में एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर डालता है और इसी से फिर ये सारी चीज़ें बना देता है और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे वायरस बनाता है। अब जब हम बात करते हैं कि ये 100 to 120 नैनोमीटर का इसका साइज़ है और लाइट माइक्रोस्कोप्स में तो नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में ये विजिबल है। और जब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट किसे करता है, लंग्स को हमारे इफ़ेक्ट करता है, तो थोड़ा लंग्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे लंग्स होते हैं, ये माना ये विंड पाइप है जैसे कि, और ये हमारे नसल है, नाक है, तो ये नसल कैविटी, फिर विंड पाइप होते हुए, विंड पाइप से होते हुए लंग्स होते हैं 2, और लंग्स के नीचे डायाफ्रागम होता है जो कि डोम शेप्ड होता है, इस तरह के शेप का डायाफ्रागम होता है। और ये हमारे लंग्स होते हैं, यहाँ से ऐसे ब्रांच, ऐसे नलियाँ होती हैं ये इस तरह से, और फिर इसके लास्ट में ऐसे ट्यूब सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, गोल गोल सी स्ट्रक्चर्स होती हैं कहने का मतलब। तो ये जो ट्यूब सी स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम ब्रोंकियाई बोलते हैं। ये विंड पाइप है, ये जो ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाती है फिर इन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फिर ये नीचे गोल गोल से हैं, इन्हें बोलते हैं हम एल्वियोलाई। तो जब हम एल्वियोलाई को बड़ा करके देखते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई की, इस तरह की। और ये जो एल्वियोलाई होती है वो काफ़ी मस्कुलर होती है, मतलब इसमें मस्कुलर सिस्टम होता है फैलने, सिकुड़ने और फैलने का। इसके ये चारों ओर से घिरी रहती है खून की नलियों से, जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। इस तरह से ब्लड कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरीज केवल इसके इस तरफ ही नहीं है, अंदर की तरफ भी चारों ओर है और बाहर की तरफ भी। अंदर से खोखला दिखाने के लिए इस तरह से बनाया गया है, और ये कैपिलरीज फिर जाती हुई बॉडीज़ की कैपिलरीज से अटैच्ड हैं। अब होता क्या है, हम जानते हैं ह्यूमन है, हम O2 गैस को लेते हैं और CO2 गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन को लेते हैं ये ऐसे विंड पाइप से होते हुए, ब्रोंकियाई से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए एल्वियोलाई में एंटर करती है, और यहाँ से ये कैपिलरी से होते हुए पूरे शरीर को चले जाती है, क्योंकि O2 एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और भी मतलब इसके वर्क पे नहीं जाएंगे। और CO2 जो हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाओं के दौरान बनती है, वो CO2 आती है इन कैपिलरीज में, यहाँ से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकियाई, विंड पाइप, नसल कैविटी, और होते हुए बाहर निकल जाती है। अब हम इसकी ब्रीदिंग मैकेनिज़्म को देखेंगे कि सांस हम लेते कैसे हैं और छोड़ते कैसे हैं। तो जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो अगेन हम विंड पाइप को बनाएंगे,
उसके बाद विंड पाइप के बाद ये माना हमने 2 लंग्स बनाए और इन लंग्स के बाद यहाँ पर डायाफ्रागम बनाया। ठीक है, डायाफ्रागम हमारा डोम शेप्ड है और ये जो लंग्स होते हैं हमें जो हमारे लंग्स हैं इसके अंदर की स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, दिखाई नहीं है। जो लंग्स होता है उसके पास अपना कोई मस्कुलर सिस्टम नहीं है। इन 2 लंग्स के पास, केवल बाहर के लंग्स की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ये फैल और सिकुड़ नहीं सकते हैं 2 लंग्स। तो इसके बाहर से रिबकेज प्रेजेंट होता है। जब हम अपने चेस्ट के बाहर हाथ फेरते हैं तो हमें कुछ बोनी सा स्ट्रक्चर सी फील होती है, यही है हमारी रिब केजेस। ठीक है, जब हम अपनी चेस्ट के बाहर ऐसे हाथ फेरते हैं तो हमें बोनी स्ट्रक्चर सी फील होती हैं, ये हमारे रिब केजेस हैं। जो इसके अंदर हमारे लंग्स टाइटली पैक्ड रहते हैं थोड़ी सी कैविटी में। तो जो ये रिब केज हैं इनके बीच में जो है मसल्स होते हैं और इस डायफ्रागम के साइड्स में भी मसल्स होते हैं। मसल्स यानी कि जो सिकुड़ सकते हैं, मतलब ये सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। अब क्या हो रहा है, ये हमारे लंग्स हैं और ये रिब केज है। तो रिब केज के बीच में मसल्स हैं, यहाँ मसल्स हैं, बीच में मसल्स हैं रिब केज के, और ये लंग है, ये रिब केज है। ठीक है, तो रिब केज के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और फूल सकते हैं, ऐसे ही डायफ्रागम के भी। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इसमें एनर्जी लगती है और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो हमारे लंग्स के बाहर रिब केज है इसकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से ये थोड़ा अप एंड आउट बाहर की तरफ फैल जाता है, जिससे लंग्स में जगह बन जाती है। और डायफ्रागम की लंग्स के भी कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्रागम डोम शेप्ड से फ्लैट में आ जाता है और डायफ्रागम नीचे फ्लैट में आता है तो लंग्स में जगह बन जाती है। कुल मिला के वॉल्यूम लंग्स का बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब प्रेशर जो है वो घट जाता है, तो अंदर प्रेशर कम हो गया और जो एयर होती है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर अंदर की ओर मूव करती है। अब हम सांस छोड़ते कैसे हैं, अब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं वो रिलैक्स होंगी। जैसे ये और ये मसल्स रिलैक्स होती हैं तो हमारे लंग्स के बाहर से जो रिबकेज है इसके मसल्स के रिलैक्स होने से वापस ये अंदर की तरफ आ जाता है और जो डायफ्रागम है वो वापस जो मसल्स हैं उसके रिलैक्स होने से ये डोम शेप में आ जाता है। तो इसमें वापस से जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने का मतलब प्रेशर बढ़ जाता है और फिर हवा अंदर से बाहर की ओर निकल जाती है। तो ये है इनहेल करना और एक्सहेल करने की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट कहाँ होता है, लंग्स में। लंग्स में ही क्यों होता है और कैसे होता है इसका इफ़ेक्ट वो हम जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का हर एक अंग बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है और जैसे कि हमारे लंग्स ही हैं। अगर हम अपने लंग्स की ही बात करें, ये हमारी विंड पाइप है अगेन और ये हमारे लंग्स हैं। अगर ये हमारे लंग्स हैं तो हमारे लंग्स भी बहुत सारी छोटी बहुत सारी लाखों हज़ारों लाखों सेल्स से मिलकर बने होंगे हमारे लंग्स। तो हमारी बाउंड्री वाली ये जो बाउंड्री वाली सेल्स होती है लंग्स की, यहाँ पहले कोरोना वायरस एंटर करता है, इस तरह से लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो होता क्या है, हमारी सेल्स के बाहर, जैसे कि इसमें से हम एक सेल उठा लेते हैं तो इस सेल ऐसे इस तरह से, तो इस मतलब एक गोल है, तो इस सेल के बाहर जो होता है एक तरह से गेट होते हैं। माना इस सेल के अंदर ऐसा है और ये सेल किसी बॉडी के अदर है, स्टमक की मतलब किसी भी हिस्से की किसी भी पार्ट के एक सेल है, ये किसी भी अंग की एक सेल है और ये हमारे लंग की सेल है। तो होता क्या है, लंग की सेल कोरोना वायरस जो है इसके स्पाइक प्रोटीन के साथ मैच होता है। ठीक है, कैसे, एक की और एक लॉक की तरह। सेल के बाहर इस तरह से लॉक यानी कि गेट्स होते हैं, एक तरह के गेट होते हैं हर सेल के बाहर अपने। तो हमारी जो लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं उनमें इस तरह का गेट है, इस तरह का लॉक है अंदर आने के लिए। अब इसमें कोई की फिट होगी तभी अंदर आएगा। जैसे हम खाना न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन भी सेल्स के अंदर आता है, तो इसी दरवाजे से होते हुए आता है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में अनलकीली क्या हो रहा है कि ये जो गेट है, कोरोना वायरस का स्पाइक है जो, वो इससे अटैच हो जा रहा है, ये की तरह काम कर रहा है और ये लॉक की तरह इसमें फिट हो जा रहा है, इसीलिए लंग के अंदर आ जा रहा है। जबकि और जगह के जो गेट्स हैं, और जगह के लंग्स, और जगह के सेल्स के जो बाहर बाउंड्री में गेट्स है, वहाँ ये की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है, इसमें अटैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए अंदर अलाउ नहीं हो कर रही है सेलों से। लेकिन लंग्स के बाउंड्री के जो सेल्स हैं अनलकीली उसमें जो चैनल गेट्स हैं सेल के बाहर से, वो एंट्री अलाउ कर दे रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन की तरह लॉक में फिट हो जा रहा है और वो अंदर आ जा रहा है। ये तो रीज़न है। और इन्हें है, ये हैं ACE2 रिसेप्टर। अगर साइंस की लैंग्वेज में ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं लंग्स के बाहर से, जो एक ताले की तरह अच्छे से
कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन जिसे हम की बोल रहे हैं उसमें अच्छे से फिट हो जाता है, इसीलिए इसको अंदर आने को अलाउ कर देता है। सेल को उस वक्त नहीं पता है कि ये नुकसान वाली चीज़ है, सेल सोच रही है कि कोई फ्रेंडली चीज़ होगी, क्योंकि अटैच हो जा रही है, ताला लग जा रहा है तो कोई अच्छी चीज़ ही होगी। जैसे हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं या कोई चोर घर का दरवाज़ा खोलता है तो ताले को नहीं पता होता कि चाबी कौन खोल रहा है, वो एक तरह से देखा जाए तो सोचता है मालिक आ गया, ताला खुल हम चाबी लगा रहे हैं, ताला खुल रहा है तो फिर भी दरवाज़ा खुलेगा। अगर हमारी चाबी किसी और के हाथों में है फिर वो ताला खोल रहा है तब भी दरवाज़ा तो खुलेगा ही खुलेगा। तो एक तरह से सेल को नहीं पता है कि वो फ्रेंडली चीज़ नहीं है, वो नुकसान वाली चीज़ है, तो वो अलाउ कर दे रहा है अंदर। तो ये तो होगी कि लंग्स में क्यों एंटर कर रहा है। अब होता क्या है इफ़ेक्ट इसका, जैसे ही ये लंग्स में एंटर करता है, हमारी सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारी सेल में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है और बहुत सी चीज़ें हैं सेल में, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो कोरोना वायरस माना ये स्पाइक इसकी है और इस तरह से ये ये हमारी सेल है, हमारी सेल के बाहर ये रिसेप्टर है और कोरोना वायरस एंटर हुआ, अपनी स्पाइक प्रोटीन इसके साथ लॉक और की फिट करके अंदर आ गया। अंदर आके इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ डाल दिया और बहुत सारे वायरस बनाना शुरू कर दिया हमारे सेल को अपने कब्जे में करके। अब एक कंडीशन आती है, सेल ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सेल फट गई या ब्रस्ट होगी तो बहुत सारे कोरोना वायरस हमारी सेल से, बाउंड्री की किसी एक सेल से ये कोरोना वायरस बाहर निकले। अब इतने कोरोना वायरस बाकी की सेल्स को भी इफेक्ट करेंगे, उसी के साथ भी यही लॉक और की कहानी अपनाएंगे और फिर आगे इन्फेक्शन को जारी रखेंगे। इस वजह से क्या होता है, अब हमारी सेल्स फटाफट ब्रस्ट हो रही हैं, तब जाकर हमें वीक फील होता है, हमें बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोरी फील होती है। अब इस वक्त क्या होता है, तब जाके इस कंडीशन जब वो सेल के अंदर इन्फेक्ट कर चुका होता है, हमारी सेल्स ब्रस्ट होने लगती हैं और ज़्यादा सेल्स को इन्फेक्ट करने जा रहे हो, बहुत सारे वायरस बन गए, तब जाके हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि अब ये चीज़ जो है वो फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए, तब जाके ये इससे लड़ाई करना शुरू करता है। अब इन कोरोना वायरस और इसके बीच लड़ाई हो रही है, तो ये क्या करता है, हर संभव कोशिश करता है इन्हें ख़त्म करने की, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देगा, इसी वजह से हमें फीवर आता है और बहुत सेल्स फटाफट ब्रस्ट हो रही हैं, तब तो हमें वीकनेस होती है, हमें फीवर आता है, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, और हम सांस लेने में तकलीफ़ क्यों होती है, क्योंकि एल्वियोलाई ऐसी जगह है जहाँ गैस का एक्सचेंज, हमने देखा कि जो ब्लड की कैपिलरीज़ थी, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड की कैपिलरी में जाती है और CO2 जो है वो यहाँ आती है। तो ये जो सेल फटती हैं, हमारी सेल्स जो हमारी कोशिकाएं जो फटाफट ब्रस्ट हो रही हैं, ये यहाँ इनका पस जमा हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाई, CO2 यहाँ से यहाँ नहीं आ पाई, ये जो पस है ये इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये लंग्स के अंदर सेल्स है ना, तो ये लंग्स के अंदर सेल फटाफट टूट रही हैं एक तरह से, तो इनका पस जमा हो जा रहा है एल्वियोलाई के अंदर, तो एल्वियोलाई में पस जमा हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रही, CO2 यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रही है, तो एक तरह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और किसी में कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उसकी डेथ भी अकर हो जाती है इस वजह से। तो ये हो गया फीवर और सांस लेने में तकलीफ़ की बात। अब इसके इफ़ेक्ट की बात हमने देख ली। अब हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम, पहला इम्यून सिस्टम इससे लड़ा है, लेकिन सोच लो इसके पास कोई हथियार नहीं है एक तरह से, तो जब ये इम्यून सिस्टम इससे लड़ा है तो एक सेकेंडरी इम्यून सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है। तब जब ये इम्यून सिस्टम इससे लड़ रहा है तब ये इम्यून सिस्टम ये सोच रहा होता है कि मैं हथियार कैसे बनाऊँ, ये लॉक और की थ्रू बाहर आ रहा है, तो ये सेकेंडरी इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये सेकेंडरी इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को पढ़ रहा होता है तब कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी स्पाइक प्रोटीन कैसी है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, और ये बना रहा होता है एंटीबॉडी, हथियार। एंटीबॉडी कहने का मतलब एक तरह से गलत ताले बना रहा होता है। हो क्या रहा है, हमारी सेल के अंदर कैसे एंटर कर रहा है, ये हमारी सेल के रिसेप्टर है, रिसेप्टर को हमने क्या कहा, ये हमारे सेल के एक तरह से हमने कहा कि लॉक है, ये हमारे सेल के लॉक हैं। और कोरोना वायरस क्यों एंटर कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की तरह इसमें अटैच हो जा रहा है। तो हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है, जब पहला इम्यून सिस्टम जब पहला इम्यून सिस्टम लड़ रहा है तो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, एक तरह से एंटीबॉडी बना रहा है, गलत ताले बना रहा है, ताकि पहले ही इस वायरस की जो चाबी है इसकी पर, जैसे इस तरह का अगर उसने एंटीबॉडी बनाई, ये पहले ही फिट कर दें, गलत ताले फिट कर दें, ये लॉक है, चाबी नहीं है, लॉक है, एक तरह से गलत लॉक फिट कर दें, तो इसके बाद ये इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल के लॉक है, हमारी सेल का लॉक एक तरह से रिसेप्टर है, वायरस इसमें फिट होने के बाद अंदर आ पा रहा है। तो अब वायरस इतने सारे बन गए, ये बाद में वर्क कर रहा है, मतलब
इतना इन्फेक्शन तो हो चुका है हमें, तो अब जब तक हमारे पहले इम्यून सिस्टम को पता चला तब ये लड़ रहा है, और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम तब तक क्या कर रहा है, फटाफट से एंटीबॉडी बना रहा है, गलत ताले बना रहा है, ताकि वो कोरोना वायरस जो बाकी बन गए हैं और वो दूसरे सेल्स के आसपास जाने लगे हैं, तो फटाफट से उसमें गलत ताले डाल दे, ताकि वो हमारी सेल्स के तालों के साथ फिट ना हो पाए और बाकी सेल्स के अंदर ना जा पाएँ। तो ये वर्क करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसके बाद जब इस ये बहुत सारे वायरसेस में ताले फिट कर दिए, तो ये जो गलत ताले फिट किए हुए वायरस हैं, उन्हें ख़त्म करता है हमारे ब्लड का इम्यून सिस्टम का ही पार्ट। ब्लड किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स खून का थक्का बनाता है, RBC जिसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है, और प्लाज्मा में हमारे न्यूट्रिएंट और हमारा वाटरिंग पार्ट होता है, और WBC जो है वो हमारे रोगों से लड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और इसी में मैक्रोफेज होते हैं। तो मैक्रोफेज जो है एक तरह से वाइट इस तरह का सब्सटेंस होगा, और ये इन वायरसेस को एक तरह से खा जाता है, इन्हें ख़त्म कर लेता है, इन वायरस को फटाफट से अपनी ओर अट्रैक्ट करके खा लेता है। कौन से वायरस? पहला इम्यून सिस्टम लड़ रहा था, तब दूसरे इम्यून सिस्टम ने गलत ताले बनाए, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो स्पाइक्स है वो चाबी की तरह वर्क करके हमारे सेल्स के तालों के साथ फिट होकर अंदर आ रही थी। तो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम ने गलत ताले बनाए, इसके साथ फिट हुआ। अब जो गलत ताले फिट हुए वायरस थे वो हमारे मैक्रोफेज ने फटाफट से अपने अंदर इनगल्फ कर लिए, तो इस तरह से खात्मा हो गया। अब हम बात ये आती है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर ही रहा है तो फिर वैक्सीन बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब इतना हो रहा है तब तक ऑलरेडी हमें फीवर आ चुका है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो चुकी है, हमारा शरीर इन्फेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। अब वैक्सीन में क्या चीज़ होती है? वैक्सीन में कुछ नहीं होता। वैक्सीन क्या है? जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है हमें बचपन में, तो पोलियो की वैक्सीन में क्या होता है? पोलियो का ही वायरस पहले ही दे दिया जाता है हमें, लेकिन उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता को ख़त्म करके प्लस उसको किसी केमिकल्स के साथ मिक्स करके वो होता है एक वैक्सीन का रूप, उसे हमारी बॉडी में दे देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारा सेकेंडरी इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? हमारा सेकेंडरी इम्यून सिस्टम एक तरह से पढ़ रहा है किसको? वायरस के स्ट्रक्चर को पढ़ रहा है। जब वायरस हमारे अंदर आ चुका है तब उसके स्ट्रक्चर को पढ़ के गलत ताले बना रहा है, ताकि वो हमारे सेल्स के तालों के साथ अटैच ना हो पाएँ। तो अगर हम वैक्सीन डाल देंगे पहले तो हमारे शरीर को पता रहेगा कि अच्छा ये पोलियो, वो सोचेगा कि हमने नहीं डाला है, ये नेचुरली आया हुआ है, तो हमारा सेकेंडरी इम्यून सिस्टम ताले बनाना मतलब उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। उन गलत तालों को हम एंटीबॉडी बोलते हैं। वैसे अलग अलग वायरस अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो जब रियल वाला पोलियो वायरस आएगा, नेचुरल वाला, तो ये सोचेगा अच्छा ये तो पहले भी आया था, मैं इससे लड़ सकता हूँ। ऐसे ही कोरोना वायरस के केस में क्या हो रहा है? कोरोना वायरस का ये स्पाइक प्रोटीन है और ये हमारी सेल की रिसेप्टर है लंग्स की, तो ये इसके साथ अटैच हो जा रहा है आराम से और हमारे लंग्स की सेल के अंदर एंटर कर पा रहा है। तो हमारे सेकेंडरी इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है, इसके लिए गलत ताले बनाता है जिससे ये इसके साथ अटैच होकर अंदर ना आ सके। अब वैक्सीन क्या करेगा? क्योंकि पहले जब हम वैक्सीन नहीं बन रही है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हो जा रही हैं, तो वैक्सीन से क्या करेंगे? हम कोरोना वायरस को ही हमारे शरीर के अंदर डालेंगे, लेकिन उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता को ख़त्म करके प्लस उसे किसी केमिकल्स के साथ मिक्स करके वैक्सीन का रूप देंगे, फिर उसको अंदर डालेंगे। तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके स्ट्रक्चर को पढ़ पाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए डाल रहे हैं हम बस उसको, तो स्ट्रक्चर को पढ़ पाएगा। एंटीबॉडी पहले ही बना के रख देगा, तो एंटीबॉडी बनी हुई है। अब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी है, तो ये फटाफट से जब ये एंटीबॉडी इसके लिए बनी है जो हमने वैक्सीन डाली। अब जब रियल वाला जो नेचुरल तरीके से कोरोना वायरस आएगा तो एंटीबॉडी तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो पहले भी आ चुका है, तो एंटीबॉडी तो बना के रखी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब उसको जब रियल में अभी तो वैक्सीन डाली थी, तो जब रियल में नेचुरल तरीके से आएगा तो उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी और वो अपने एंटीबॉडी को अटैच करेगा, जिससे कि वो हमारे सेल के रिसेप्टर से बाइंड होके अंदर ना आ पाए। तो ये वर्क करता है वैक्सीन। अब वैक्सीन और मेडिसिन्स में क्या अंतर है? वैक्सीन और मेडिसिन में ये अंतर है कि वैक्सीन जो है वो पहले दी जाती है, किस लिए? ताकि हम उस वायरस का ही कोई ऐसा रूप डालें जिससे वो बीमारी ना पैदा कर सके और उसको हमारे शरीर के अंदर डाले केमिकल्स के साथ मिक्स के वैक्सीन के फॉर्म में, जिससे हमारा शरीर एंटीबॉडी बना सके उसके खिलाफ, ताकि जब नेचुरल तरीके से सच में वायरस आ जाए तो हमारा शरीर फटाफट उसमें एंटीबॉडी अटैच कर दे, मतलब
कोरोना वायरस के केस में इस तरह की मैकेनिज्म होती है, इस तरह से वैक्सीन बनाई जाती है। इसीलिए वैक्सीन पहले दी जाती है इन्फेक्शन से। लेकिन मेडिसिन कब दे रहे हैं हम? मेडिसिन हम किस केस में दे रहे हैं? मेडिसिन हम अलग लेवल में दे रहे हैं। मेडिसिन हम उस लेवल में दे रहे हैं जब ऑलरेडी बहुत सारे वायरसेस हमें इन्फेक्ट कर चुके हैं, इनको किल करने के लिए। जैसे हम एंटीबैक्टीरियल लेते हैं, एक बैक्टीरिया बहुत सारे हमारे शरीर में इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो हम एंटीबैक्टीरियल लेते हैं, तो अब इसको 1 से 2 और 2 से 4 बनने को रोकेगा और इन्हें किल करेगा। इसके लिए ही हम जैसे कोरोना वायरस की तो अपनी दवाई भी नहीं है, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन, एंटी मलेरियल और बहुत सारी दवाइयाँ दूसरी हम दे रहे हैं, वो केवल एक वायरस से 2 वायरस और 2 से 4 को बनने को रोकेगा। लेकिन कब? जब वो ऑलरेडी हमारे शरीर में प्रेजेंट है। लेकिन वैक्सीन क्या काम कर रहा है? वैक्सीन में हम उस वायरस के किसी ऐसी फॉर्म को डाल रहे हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, केवल हमारा इम्यून सिस्टम उसे पढ़ सकता है और गलत ताले बना सकता है। तो ये अंतर है वैक्सीन और मेडिसिन में। और एक प्लाज्मा थेरेपी भी है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या है, कोई अगर किसी को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है तो और वो उससे रिकवर हो चुका है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी हैं और एंटीबॉडी रहती हैं हमारे प्लाज्मा में। तो कोई ऐसा इंसान है जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुके हैं और अब वो सही हो चुका है, उसको 1 महीना लगभग हो चुका है, तो उसके प्लाज्मा का लगभग 200 ml लिया जाता है और इन्फेक्टेड को चढ़ाया जाता है। उससे उसकी एंटीबॉडी दूसरे इन्फेक्टेड के शरीर में डाली जाती हैं ताकि उसका शरीर रिकवर हो सके। अब ऐसा क्यों है कि हमारा इम्यून सिस्टम बुज़ुर्गों के केस में और छोटे बच्चों के केस में कम काम कर रहा है? क्योंकि उस केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा भी होता है कि बिना दवाई के तो नहीं, कहने का मतलब कि रिकवर भी हो रहे हैं। हाँ, बिना दवाई के भी रिकवर हो रहे हैं कुछ लोग। कैसे हो रहे हैं रिकवर? क्योंकि उनके शरीर में जो इस केस में आकर जो बहुत सारे वायरसेस इनफैक्ट मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे वायरसेस आ जा रहे हैं, उस केस में फटाफट से फिर हमारा सेकेंडरी इम्यून सिस्टम उसके स्ट्रक्चर को पहचान के गलत ताले बना रहा है। तो जो छोटे और बुज़ुर्ग होते हैं उनमें ये जो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम है, ये जो ताले बना रहा है, ये ताले बनाने की क्षमता कम होती है, कम मात्रा में बना पाता है, जबकि यूथ्स में ज़्यादा मात्रा में बनती है। इसीलिए वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस की डिजीज़, क्योंकि वो एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है उनका शरीर उतनी मात्रा में। तो ये तो हो गई उनकी बात। अब वैक्सीन बनने में डिले क्यों है? क्योंकि वैक्सीन पहले तो कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक है, तो साइंटिस्ट हमें रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि कोरोना वायरस में वैक्सीन में उसी को डालना है हमने शरीर के अंदर, उसको थोड़ा ऐसे डालना है कि उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता को हम ख़त्म कर सके, उसमें कुछ केमिकल्स मिला के एक रूप देना है उसे वैक्सीन का, इसीलिए लेट हो रहा है। प्लस उसमें पहले जानवरों पर होता है ट्रायल, फिर इंसानों पर होता है, बहुत सारी लंबी प्रोसेसेस होती हैं, हमें रिस्क में नहीं डाल सकते, इसीलिए थोड़ा इसमें डिले होता है, वैक्सीन बनने में डिले हो रहा है। फिर बात आती है इसके टेस्ट की, कि टेस्ट कैसे होते हैं। 2 तरह के टेस्ट है, एक है RT-PCR टेस्ट और एक है इसका एंटीबॉडी टेस्ट। अब RT-PCR टेस्ट की अगर हम बात करें तो RT-PCR में ये चेक करते हैं कि जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस इंसान का, उसके शरीर के अंदर वायरस है या नहीं है। और एंटीबॉडी में ये देखते हैं कि एंटीबॉडी बनी या नहीं है। एंटीबॉडी क्या होती है? जैसे कि कोरोना वायरस हमारे अंदर आया तो हमारे शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ है IgG और IgM एंटीबॉडी है। जैसे कि पहली बार मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो IgM एंटीबॉडी बनती है, जैसे कि ये गलत ताले जो हैं हम कह रहे हैं, तो IgM। और अगर मुझे एक बार हो चुका है पहले तो सेकंड मतलब बाद में IgG एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडी टेस्ट में ये देखा जाता है कि हमारे शरीर में ये दोनों हैं या नहीं है। अगर ये दोनों हैं तो क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस है तभी तो ये दोनों हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था पहले कभी या हुआ है, क्योंकि IgM तब बनती है जब नया नया हुआ है, IgG तब बनती है एंटीबॉडी जब पहले कभी हो चुका है, हो सकता है वो रिकवर भी हो चुका हो उस डिजीज़ से, कोरोना वायरस से। तो एंटीबॉडी में एंटीबॉडी की चेकिंग होती है, इससे भी पता चल जाता है क्योंकि एंटीबॉडी बनी है, ये वाली एंटीबॉडी कोरोना वायरस के केस में ही बनती हैं। और RT-PCR में वायरस को, डायरेक्ट वायरस को देखा जाता है कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। RT-PCR में क्या होता है? पहली बात PCR क्या है? नॉर्मल भाषा में देखेंगे अभी। PCR एक मशीन है जिससे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, खासकर DNA जो है, DNA का कॉपीज़ बनाई जाती हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉपी, क्योंकि जैसे क्राइम सीन में होता है ना, कोई थोड़ी सी बात, अब देखो वायरस है, वायरस के अंदर वायरस खुद ही इतना छोटा है, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल कितना छोटा होगा, तो छोटी सी चीज़ को बड़ा रूप देने के लिए होगी एकदम एग्जैक्ट वही बनेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा, वो है PCR मशीन। लेकिन ये केवल DNA के लिए होती है। लेकिन कोरोना वायरस में अनलकीली RNA प्रेजेंट है, तो ये एक और इसमें माइनस पॉइंट है। पहले इस तो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक टेक्निक होती है जिससे इसके आरएनए को सबसे पहले डीएनए में बदला जाता है, फिर इसके डीएनए को रखा जाता है पीसीआर मशीन में और उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं, मतलब उसको एम्पलीफाई, मतलब उसकी ज़्यादा मात्रा बनाई जाती है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन होता है उसका। उसके बाद क्या होता है, उस जेनेटिक मटेरियल की मैचिंग होती है जो लैब में ऑलरेडी हमारे पास वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। अगर वो मैच करता है तो इसका मतलब उसमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। अब इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले स्वैब लिया जाता है। ये एक रुई सा स्ट्रक्चर होता है। स्वैब हमारे नाक के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं वायरस हमारे नसल ट्रैक मतलब नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए अंदर जाता है और हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो और फैलता कैसे, ड्रॉपलेट, हम छींकते हैं खांसते हैं तो ड्रॉपलेट निकलती हैं बहुत सारी, वो एक से दूसरे में फैलती, मतलब ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। तो क्या किया जाता है कि इस स्वैब से, रुई जैसा होता है, नाक से या फिर मुंह से स्वैब बलगम लिया जाता है। उस बलगम से फिर उस बलगम में देखा जाता है कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। फिर उस वायरस का आरएनए लिया जाता है, जेनेटिक मटेरियल। उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए में बदला जाता है। फिर अब उतना छोटा पार्टिकल है तो उस डीएनए को फिर पीसीआर मशीन में डालकर उसको विस्तृत रूप बनाया जाता है, वही रूप लेकिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा बनाई जाती है उसकी। फिर उसको लैब में रखे हुए रियल जो कोरोना वायरस का हमारा सैंपल है उसके साथ मैच कराया जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, तब जाके पता लगाते हैं कि ये वही है या नहीं है, कोरोना वायरस है या नहीं है। आईजीजी और आईजीएम में क्या किया जाता है, आईजीजी और आईजीएम में एक टेस्ट किट होती है, मतलब एंटीबॉडी टेस्ट जब हम कोरोना वायरस का कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर हम बफर सोल्यूशन होता है, यहाँ ब्लड, इसमें ब्लड टेस्ट होता है, जैसे शुगर टेस्ट करते हैं उसी तरह से। और इसमें यहाँ पर आईजीएम होता है और आईजीजी और कंट्रोल लाइन, यहाँ पर बफर सोल्यूशन डालते हैं, यहाँ पे ब्लड डालते हैं। बफर सोल्यूशन इसलिए ताकि वो ब्लड को ऊपर खींच सके। कंट्रोल लाइन तक ब्लड जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट किट अच्छे से काम कर रहा है। और आईजीएम और आईजीजी क्या है, आईजीएम एंटीबॉडी तब बनती है जब हमारे उसमें अभी मतलब पहली बार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाता है। और एक बार बहुत पहले हो चुका है, हो सकता है हम रिकवर भी हो चुके हैं, तो ये एंटीबॉडी बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो यहाँ लाइन आ रही है, इसका मतलब आईजीएम एंटीबॉडी है, यहाँ लाइन आ रही है, इसका मतलब आईजीजी एंटीबॉडी है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो अभी इन्फेक्शन हुआ है इस इंसान को कोरोना वायरस का, और आईजीजी एंटीबॉडी है मतलब इसको इन्फेक्शन हो चुका था पर ये सही भी हो चुका है, हो सकता है। तो इससे पता लगाते हैं एंटीबॉडी टेस्ट से कोरोना वायरस का जो टेस्ट है। अब बात आती है प्रिवेंशंस की। जब हम प्रिवेंशंस की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंस और दूसरा है हैंड वॉश। आज ये तो खैर सभी जगह सुन रहे हैं और कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस और हैंड वॉश। सोशल डिस्टेंस क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ड्रॉपलेट से फैलता है। कोई यहाँ पे खांस चीख रहा है तो हज़ारों लाखों ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अगर ये इन्फेक्टेड है तो इसकी एक ड्रॉपलेट में लाखों कोरोना वायरस हो सकते हैं। और कोरोना वायरस जो है वो 1 मीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, ड्रॉपलेट्स भी मतलब, और ड्रॉपलेट ट्रैवल कर सकते हैं तो कोरोना वायरस भी 1 मीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद कोरोना वायरस कि ट्रैवल का कोई ऐसा नहीं है, हवा के द्वारा फैल रहा है ऐसा कोई अभी नहीं मिला है हमें क्लू। तो क्या हो रहा है, 1 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है कोरोना वायरस, तो इसलिए बोला जाता है 1 मीटर 2 मीटर दूरी बना के रखो। फिर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल है तो डस्ट पार्टिकल के साथ भी कोरोना वायरस चिपक सकता है, और फिर यहाँ से कोई गुजरे थोड़ी टाइम तक डस्ट पार्टिकल में भी रह सकता है। ड्रॉपलेट नीचे गिर रही हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे नीचे, कोरोना वायरस कुछ घंटों तक ऑब्जेक्ट में भी रह सकता है, बहुत समय तक नहीं, बहुत समय पर हवा में रहने का और ज़मीन पर रहने का वो नहीं है, लेकिन कुछ समय तक धूल के कणों के साथ, जैसे टिंडल प्रभाव होता है, हमें अंदर धूल के कण नहीं दिखते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं धूप की किरण आती है हमें धूल के कण दिखते हैं, उन कणों के साथ रह सकता है कुछ घंटों तक। और कुछ घंटों तक नीचे ड्रॉपलेट गिरी तो ऑब्जेक्ट में भी रह सकता है, तब यहाँ से कोई गुजरेगा या उन चीज़ों को टच करेगा तो भी उसे इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोना वायरस उसके हाथों में लग सकता है, फिर नाक मुँह में हाथ लगाएगा तो अंदर जा सकता है, फिर लंग्स को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है। अब बात करते हैं हैंड वॉश की। हैंड वॉश की बात हो रही है प्लस सोप से, सोप या फिर सैनिटाइज़र से जिसमें अल्कोहल हो 60 to 70%। ऐसा क्यों, क्योंकि सोप और अल्कोहल सेम वर्क करते हैं। वो ऐसे क्योंकि हम जब कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो एनवलप की लेयर होती है फैट कंटेनिंग होती है, और ये हमारा इसमें स्पाइक्स प्रेजेंट हैं,
ये हमारा इसमें स्पाइक्स प्रेजेंट है। तो सोप की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। ये जो है इसका वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ, मतलब सोप में बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर सोप बना है, तो हर एक पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये जो हेड है इसका ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये फैट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये हिस्सा वायरस का फैटी होता है। तो ये इस तरह से इसमें जब हम साबुन और पानी से हाथ धोते हैं इस तरह से अटैच हो जाता है। तो ये हिस्सा पानी अपनी तरफ खींचेगा और ये दोनों एक दूसरे की तरफ चिपके रहेंगे। तो ये एक तरह से वायरस को अपनी तरफ इस तरह से वायरस को तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ हम वाटर और साबुन से हाथ धो रहे हैं, तो वाटर इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये फैट इसे अपनी तरफ खींचेगा। ये फैट लविंग होता है, ये हिस्सा वाटर लविंग, ये हिस्सा फैट लविंग। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वायरस इस तरह से टूट जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। क्योंकि ये हिस्सा इसका वाटर लविंग है, इस पानी ने इसे अपनी तरफ खींचा, और ये हिस्सा फैट लविंग है, इसने फैट को ड्रैग किया, तो ये टूट गया। अब 20 मिनट या 20 सेकंड 24 सेकंड्स तक हाथ क्यों धोने हैं? क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रही है। साबुन का जो पार्टिकल है वो अपना काम धीरे धीरे कर रहा है। दो हिस्से हैं साबुन के, ये जो पानी की तरफ जाता है और ये जो फैट की तरफ जाता है। वायरस का ये हिस्सा फैट है, तो ये फैट इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये हिस्सा वाटर की तरफ है, तो ये हिस्सा वाटर लविंग है, तो वाटर इसे अपनी तरफ खींचेगा, और ये हिस्सा फैट लविंग है, तो देखो वाटर इसे अपनी तरफ खींच रहा है इस हिस्से को, और फैट इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये इस तरह से ये वाटर इसे खींच रहा है और ये इसे खींच रहा है, तो इसकी तरफ ऐसे ड्रैग हो जाएगा। जैसे कि इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक बीकर में पानी और तेल ले तो बूंदें अलग अलग रहती हैं। ठीक है, मतलब मिक्स नहीं होता है। जैसे साबुन डालते तो वो चीज़ें मिक्स होने लगती हैं। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं, साबुन डालते हैं तो पानी और तेल एक तरह से मिक्स होने लगता है। तो इसी तरह से ये भी वाटर की तरफ, ये H2O की तरफ लविंग होता है, और ये फैट की तरफ, और ये लेयर वायरस की फैटी होती है, तो ये इस तरह से ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा और फैट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये एक तरह से पुल कर देगा और वायरस के पीसेज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा, और फिर पानी से धुल के ये अलग हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो ये है जनरल व्यू वायरसेस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।